पे जब फिजिक्स में ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स दिया है तो फिर केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्यों देना है इसे? इसका क्या मतलब, ऐसा क्या है? तो देखो, कभी भी जो अपना फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स था वहां पे नॉर्मली फिजिकल बॉडीज एंड जो मतलब लाइक हीट इंजन हो गया, फिर वहां पे इंजन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। तो इंजन से रिलेटेड वाले मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हीट वाले चीजों को पढ़ा है। बट कभी भी याद रखना कि केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होते हैं तो उनमें भी तो हीट का इन्वॉल्वमेंट है। रिएक्शंस भी वर्क परफॉर्म करते हैं, रिएक्शंस में भी फोर्स होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी गेन होती है। तो ये सारी चीजें रिएक्शंस यानी केमिकल्स में भी होता है। तो केमिकल का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स मींस क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर। थर्मो मींस हीट, डायनेमिक्स मींस मूवमेंट, यानी कि मोशन ऑफ हीट इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक्स। जिस भी चीजों में, जिस भी स्टडी में, जिस भी मतलब नॉलेज कभी भी हम जब गेन करते हैं तो अगर उसमें हीट ट्रांसफर या फिर मूवमेंट ऑफ हीट की जब भी स्टडी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और अगर यहाँ पे केमिकल लिखा है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड्स है उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? डेफिनेशन तो दिखाई दूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना, बस वही चाहिए था। तो नाउ इंट्रोडक्शन में हमको देखना है इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के कैन यू रिकॉल में हमने देखा कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा याद रखो, कैपेसिटी टू डू वर्क। और हमने 9th में एक चीज और पढ़ी थी, 9th का ही सिलेबस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा था 9th में? वर्क एंड एनर्जी चैप्टर सेकंड वाले में हमने पढ़ा था एनर्जी में चैप्टर में कि कभी भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। ये हमने पढ़ा था। मतलब फिर से मैं अच्छे से बताता हूँ आपको कि एनर्जी ना तो कभी आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही कभी एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब ना ही आप एनर्जी बना सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रेवल करवा सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन में कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्म्स। तो अलग अलग फॉर्म्स से एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अभी मैं इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंटली, कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये हमको जानना है, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स इज द कंसर्न, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस। एक एक पॉइंट का मतलब समझना। एनर्जी चेंजेस इन अ फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। मान लो अगर मैं कोई एक रिएक्शन लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है? मैं नॉर्मल भी आपको एक बार बताऊंगा, डोंट वरी, बट यहाँ पे पहले केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिकल का रिएक्शन लेता हूँ। मान लो कोई भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सपोज ऐसा एडिशन हो रहा है, ठीक है? तो जब भी कभी भी इनका एडिशन हो रहा है तो अगर मैं इसमें हीट दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है? मान लो सपोज ऐसा हीट देने से H2O सपोज बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हीट का। समझा कि नहीं? आपने सुना होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट अंदर आता है, ठीक है? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर जाता है। हमने सुना था ना, एक्सो मींस क्या होता है? आउटसाइड, इंडो मींस इनसाइड, थर्मिक मींस हीट। तो एंडोथर्मिक मींस हीट इनसाइड और एक्सोथर्मिक मींस हीट आउटसाइड। तो ये क्या है? केमिकल यानी रिएक्शंस में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बट व्हाट अबाउट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? तो मान लो कोई भी आपके सामने एक यहाँ पे कोई भी सपोज एक बीकर रखा हुआ है और इस बीकर के अंदर आपने वाटर मॉलिक्यूल भर के रखा है, ठीक है? और जब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा बाहर के लिए, ठीक है? तो ये क्या है? एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है हीट का, यानी कि आपने हीट दिया और इस वाटर मॉलिक्यूल ने हीट गेन किया और अपने स्टेट को चेंज कर दिया, यानी कि जो इसका लिक्विड स्टेट था उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और ये हीट सारी बाहर रिलीज होते जा रही है। तो ये यहाँ पे एक टाइप का हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है? मतलब अपने इन्वायरमेंट से अंदर हीट दे दिया और इसने क्या किया? पूरे हीट को गेन कर लिया और देखो यहाँ पे हीट इन्वायरमेंट में वापस से लूज कर रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक टाइप का फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज था यहाँ पे रिएक्शंस वाला। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इस चीज को समझना है। थर्मोडायनेमिक्स
जस्ट क्या है, एनर्जी का चेंज है इन अ फिजिकल या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, कैसे भी मैनर में आप हीट को चेंज करो या फिर एनर्जी को चेंज करो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि फिजिकल या फिर केमिकल किधर भी चेंज करो, वही थर्मोडायनेमिक्स है। तो आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज डील्स विद द हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी से ये डील करता है? हीट एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से नहीं। मतलब कोई भी एनर्जी चेंज होगी इससे फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली ये हीट एनर्जी से इसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज डील्स विद द हीट एनर्जी। ओके, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। कुछ थोड़ी चीजें आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, आपको इंपॉर्टेंट चीज समझना है कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हीटर के थ्रू उसको आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, ऐसे लाउड स्पीकर के थ्रू आप उसको साउंड एनर्जी में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो इसी तरीके से जो सारी एनर्जियां हैं, ये एनर्जियां क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में, हमेशा याद रखना आपको कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और वी कैन नॉट क्रिएट इट। हम एनर्जी कभी भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। मतलब ना तो हम कभी लाइफ में अपनी एनर्जी बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कभी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो कभी इलेक्ट्रिकल में, फिर कभी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, कभी इलेक्ट्रिकल को लाइट में, कभी लाइट को इलेक्ट्रिकल में, कभी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, कभी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं, बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था एनर्जी का फैक्टर। तो यहां तक हमने जो भी चीजें सीखी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक से दो बार रिवाइज जरूर करो, 100% समझेगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो अब हम मेन अपना टॉपिक जो है अपना अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा कि जस्ट थर्मोडायनेमिक्स अपना हीट एनर्जी से डील करता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह किस तरीके से होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, यही चीजें हमने सीखी है थर्मोडायनेमिक्स में, और यही चीजें सीखना भी है। ओके, तो अभी हमको यहाँ पे देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी विल यूज इन दी थर्मोडायनेमिक चैप्टर। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर किसी ने भी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 अगर उसका पार्ट 2 अगर किसी ने अच्छे से देखा है तो उसे मैंने वहां पे ऑलरेडी बताया है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सारी चीजें क्या होती है, तो ऑलरेडी वहां पे मैंने बताया है। बट वहां की और यहाँ की डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको फर्क मिलेगा। ठीक है, वहां भी वो भी डेफिनेशन चलेगी, ये भी डेफिनेशन चलेगी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एकदम मतलब नॉलेज को अपने गेन ज्यादा करना है। देखो, ध्यान से अच्छी सारी चीजों को समझनी है। ठीक है, मान लो अगर सपोज आपके सामने एक बीकर है, ठीक है, और उसके अंदर वाटर फील्ड है। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। ठीक है, तो अब ये खुद बीकर हो चाहे ये अंदर इसके अंदर जो वाटर है ये हो, ये सब यूनिवर्स में रहते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स में दुनिया सारी है, मैं खुद भी यूनिवर्स में हूँ, तुम भी हो, सभी चीजें इस वर्ल्ड वाइड सभी पूरा अर्थ यूनिवर्स में है, सब कुछ यूनिवर्स में है। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। सपोज ये कोई भी एक अपने पास बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में वाटर फील्ड है, और इस बीकर के अंदर जो वाटर फील्ड है इसमें मैं हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हल्का सा क्या अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर बाय सम पिस्टन। कोई पिस्टन का इस्तेमाल करके मैं इसे प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो यानी कि पूरे यूनिवर्स में मैं कहां पे प्रेशर को अपने अप्लाई कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स में मैं अपने प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वाटर मॉलिक्यूल में। समझा कि नहीं? तो इस वाटर मॉलिक्यूल में मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि पूरे यूनिवर्स में मैं वर्क कर रहा हूँ क्या, या पूरे यूनिवर्स में मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ क्या, ओनली मैं इस वाटर मॉलिक्यूल में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जिस भी जगह में मैं कोई भी थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन या थर्मोडायनेमिक चेंजेस लाऊंगा या थर्मोडायनेमिकली कोई वर्क करूंगा, तो वो वही जिस भी चीज में मैं कर रहा हूं वही चीज मेरा सिस्टम कहलाएगा, और रेस्ट ऑफ दी चीजें जो भी होंगी वो मेरा सराउंडिंग कहलाएगा। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में जिसके भी ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन यानी थर्मोडायनेमिक वर्क करता हूं वही चीज अपना सिस्टम होती है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। अभी और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी।
बस आपको ये चीज समझनी है। मतलब आप जिसके भी ऊपर काम कर रहे हो वही आपका सिस्टम है, और रेस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग कहलाएगी। यानी कि जो अपना यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है ये सिस्टम है, और बाकी जो यहाँ पे अगल बगल चीजें जो भी बची ये सभी के सभी क्या है, ये पूरा सराउंडिंग है। समझा कि नहीं? यानी कि यूनिवर्स की वो चीजें सभी सिस्टम होती है जिसमें हम वर्क परफॉर्म करते हैं, या फिर जो वर्क परफॉर्म करता है। यानी सिस्टम भी तो किसी के ऊपर काम कर सकता है, मतलब ये जो सिस्टम है ये भी तो पिस्टन के ऊपर अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और या फिर हम सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो जिस चीज में हम वर्क करते हैं या फिर जो चीज वर्क करती है किसी दूसरे चीज पे, तो वही सिस्टम होती है, और बाकी सारी चीजें सराउंडिंग है। समझा कि नहीं? ये बात आपको याद रखना है। तो ऐसा केमिस्ट्री में हमको सिस्टम की डेफिनेशन देखने मिलती है, ठीक है। बट आपको सिस्टम की एक और डेफिनेशन आपको बताऊंगा, मतलब फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो यार, मतलब बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। देखो अगर सपोज ये आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक आपके सामने बीकर है, और बीकर में यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बीकर है और इसमें ये अपना पिस्टन है, ठीक है, ये जो है अपना ये पिस्टन है, ठीक है। और पिस्टन के थ्रू में यहाँ पे जो अंदर गैस भरी हुई है, ये जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो इन गैस मॉलिक्यूल में मैं इस पिस्टन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इस पिस्टन के थ्रू यहाँ पे प्रेशर का हो या फोर्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसमें वर्क कर रहा हूँ, मैं इस गैस में वर्क कर रहा हूँ। तो ये गैस मेरी क्या कहलाएगी, यही जो गैस है यही गैस मेरी सिस्टम कहलाएगी। और इसके अलावा चाहे लेफ्ट में देखो, चाहे राइट में देखो, चाहे टॉप में देखो, चाहे बॉटम में देखो, हर जगह जो भी चीजें होंगी वो रेस्ट ऑफ दी चीजें वो सभी की सभी सराउंडिंग कहलाएंगी। समझा कि नहीं? ये बात ध्यान रखना। चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे ये अगल बगल कोई भी एरिया हो, कुछ भी हो, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग। यानी कि ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर की जो भी चीजें होंगी वो सभी के सभी सराउंडिंग कहलाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे सिलेंडर हो गया, रूम हो गया, अदर चीजें जहां भी आप काम कर रहे हो उसके बाहर की सारी चीजें सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट कहलाएगा, और जिसमें हम काम कर रहे हैं वो अपना क्या कहलाएगा, अपना सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। एक और सबसे इजी एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम। मान लो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल को अपने भर के रखा है वेसल में, ठीक है, किसी ग्लास की वेसल में, ठीक है। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो वाटर आपका सिस्टम है, ठीक है। और उस वाटर के अगल बगल बाहर की जो चीजें हैं वो सबके सब इन्वायरमेंट या सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हम वर्क सराउंडिंग में नहीं कर सकते, हम इस वाटर मॉलिक्यूल में ही अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यही अपना क्या है, यही अपना सिस्टम है। बट बाकी की जो चीजें हैं वो सभी की सभी क्या है, सराउंडिंग है, या फिर इन्वायरमेंट भी आप उन्हें कह सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ पे फिर बाउंड्री क्या होती है, तो देखो अभी देखो, जो ये सराउंडिंग को एंड ये सिस्टम को जो यहाँ पे क्या करता है, सेपरेट करता है। सराउंडिंग एंड सिस्टम को सेपरेट, यहाँ पे ग्लास का जो यहाँ पे आउटर पार्ट यानी ग्लास की जो यहाँ पे खुद एक ग्लास है वही अपना क्या कर रहा है, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं बाउंड्री कहूंगा। क्या कहूंगा उसे मैं, ये अपना बाउंड्री कहलाएगा, ठीक है। तो यही बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लो कि ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ए कलेक्शन or a group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी चीज को कलेक्ट करती हो, ठीक है, कलेक्शन करके रखी हो। मतलब ये एक वाटर जो अपना ग्लास है इसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो जो चीज कलेक्टेड है ऑलरेडी, मतलब कोई चीज जिसे भी कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कलेक्टेड है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कलेक्टेड है बाय दी ग्लास। तो ग्लास ने वाटर मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके रखा है। तो जो चीज कलेक्ट होती है वही चीज अपना सिस्टम कहलाती है, ठीक है। और ये सिस्टम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब या तो हम इस सिस्टम में एनर्जी दे सकते हैं या तो इस सिस्टम से एनर्जी ले सकते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक चेंज हम सिस्टम के साथ ही कर सकते हैं, ना कि सराउंडिंग में। मतलब सराउंडिंग से हम लोग एनर्जी सिस्टम में दे सकते हैं या तो फिर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाल के सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट में दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिस्टम एंड सराउंडिंग का। एंड आई होप कि आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ के रखना। हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, एक चीज समझ के रखो अच्छे से यार,
कि जो हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है ना वो हमेशा सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में होगा। कैसे? मान लो अगर आपने एक अपने घर में कोई भी आपके सामने घर में कोई भी ऐसा सामान है जिसमें से आप पानी वगैरह गर्म करते हो, वो सपोज यहाँ पे एक मटेरियल है जिसमें आप वाटर को गर्म करते हो, ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, ये वेसल हो गया जो वाटर को कंटेन करके रखा है। हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये जो हम हीट दे रहे हैं तो ये हम सराउंडिंग से सिस्टम में हीट दे रहे हैं ना, और फिर ये बाद में इवेपोरेट होकर बाहर जाता है तो वापस से सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। अभी हम जब सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ना तो हमको और अच्छे से सारी बेसिक चीज समझ में आ जाएंगी। एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये चीज देख लो अच्छे से। देखो ये एक सपोज कोई मटेरियल है, कोई एक रिजिड बॉडी आप कह सकते हो, या कोई भी एक जस्ट एक छोटी सी बॉडी है, ओके। देखो तो इस बॉडी का ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर है ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है जो कि सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम हमेशा याद रखना अंदर वाली चीज होती है और सराउंडिंग बाहर वाली चीज होती है। हमेशा सिस्टम से सराउंडिंग में क्या होता है, वर्क होता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो सिस्टम है और दुनिया में जो नॉलेज है वो सराउंडिंग में नॉलेज है। तो हम अपने सराउंडिंग से नॉलेज को सिस्टम में अपने गेन करते हैं, और फिर जब हम नॉलेज को गेन कर लेते हैं तो वही नॉलेज को हम फिर से सराउंडिंग में अलग मॉडिफाइड वे में बाहर दुनिया को दिखाते हैं अपने नॉलेज को, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बाहर से कोई चीज सराउंडिंग से हम सिस्टम में लेते हैं और फिर सिस्टम से हम बाहर कुछ चीजों को बाहर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे नॉर्मली हीट का ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी है मतलब प्रोड्यूस करेंगे। कभी हम सराउंडिंग से हीट लेंगे, कभी हम सराउंडिंग में हीट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का लेना देना होगा और हीट को हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ के रखना है। तो अभी फाइनली आपको समझ चुका है कि एग्जैक्टली सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या होता है, जो कि एक इनक्लोज्ड एरिया है और जिसमें जो कि हीट को गेन भी कर सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग और हीट को लॉस भी करता है टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई सिस्टम की कितने टाइप है, मतलब हीट के ट्रांसफर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सिस्टम की कितने टाइप्स हैं, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से समझना, यही चीजें हमने फिजिक्स में भी देखी थी बट यहाँ भी आपके देके रखा है, तो कॉन्सेप्ट को समझ लो, ओके गाइस। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। जब कभी भी किसी भी मटेरियल में, मान लो आपके घर में कोई भी चीज है, ठीक है, ये कोई भी मतलब पतीले वगैरह आप समझ सकते हो जिसमें आप वाटर को गर्म करो, ठीक है, तो ये कोई भी एक चीज है, ठीक है। इसमें से आप लोग क्या कर रहे हो, सपोज इसमें आप हीट दे रहे हो, हीट आप लोग इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, हीट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो ध्यान देना अच्छे से, एक ही चीज होने वाली है, अब यहाँ पे समझना। तो 3 टाइप है सिस्टम के। पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों का मीनिंग बहुत अच्छे से डीप में हम लोग समझेंगे। डीप में तीनों का मीनिंग समझना है। 3 सिस्टम, एग्जाम में 3 मार्क्स को ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, या फिर ओनली बोलेगा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, इतना ही बोलता है। तो आपको बताना है, बहुत जिंदगी बहुत आसान है, अभी आपको समझ जाएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ओपन सिस्टम टोटली ओपन होता है, टोटली ओपन। और ओपन किस डायमेंशन में, किस फील्ड में बात कर रहा हूं मैं, अगर आप किसी भी फील्ड में, कोई भी यहाँ पे आपके सामने कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर वाटर है, अगर आप उसमें हीट देते हो, ठीक है, तो अगर उसमें से ध्यान देना हीट एज वेल एज उसके अंदर का मैटर दोनों के दोनों रिलीज होते हो तो वो ओपन सिस्टम है। अब कैसे आप कहोगे कि मैटर कैसे निकलेगा, भाई ठीक है, एक बार मैं यहाँ के अगर सपोज यहाँ पे हीट देता हूँ तो जो ये यहाँ पे पतीला है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। जो यहाँ पे अपने पास कंटेनर है, वेसल है, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा जब मैं इसमें हीट दूंगा। तो इसका मतलब तो ये तो फिक्स है कि ये हीट गेन करके सिस्टम जो अपना यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है सिस्टम है, ठीक है, तो ये हीट बाद में लॉस करता है। ये तो हमको पता है कि हीट को हम रिलीज करते हैं, बट हाउ वी विल रिलीज द मैटर, मैटर को हम कैसे रिलीज करते हैं। देखो मान लो कोई वाटर मॉलिक्यूल है और उसमें जब आप हीट देते हो तो उस वाटर मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है इनटू द वेपर्स, वाटर वेपर्स, और वो वाटर वेपर्स बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वाटर वेपर मैटर हो गया, बिकॉज वो भी तो सम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो यही चीज यहाँ पे समझनी है। ए सिस्टम दैट फ्रीली अलाउ टू एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर टू इट्स सराउंडिंग, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी एंड मैटर को अपने सराउंडिंग में क्या करे, रिलीज करे। मतलब मान लो अगर ये सिस्टम है तो ये मैटर को भी रिलीज करे बाहर, मैटर भी रिलीज करे और हीट भी रिलीज करे, दोनों चीजें रिलीज करे। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना जो सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, ये अपना सिस्टम ओपन है।
ओके हम कब कहेंगे कि अपना सिस्टम क्लोज है? तो हम अपने सिस्टम को क्लोज सिस्टम तभी कहेंगे जब अपने सिस्टम से मैटर का एक्सचेंज ना हो, मतलब मैटर कभी भी रिलीज ना हो, ओनली हीट का ट्रांसफरेशन हो, यानी ओनली हीट ट्रांसफर हो, मैटर कभी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। देखो यहाँ पे हम जस्ट इसके ऊपर कोई चीज ढक देते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगा। मान लो आपने कोई भी यहाँ पे सपोज कोई वेसल लिया है और इस वेसल के अंदर आपने वाटर मॉलिक्यूल रखा, इस वाटर मॉलिक्यूल को आपने हीट किया और इसके ऊपर से आपने किसी चीज से क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। इसको अगर आपने ऊपर से क्लोज कर दिया, जब ये हीट गेन करेगा तो ये जो पतीला है, ये पूरा का पूरा अपना जो यहाँ पे वेसल है, ये पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी ये हीट तो ट्रांसफर करेगा, बाहर हीट ट्रांसफर करेगा, बट जो वाटर के मॉलिक्यूल से वेपर के फॉर्म में वो बाहर निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, बिकॉज वो कैसा है? क्लोज्ड है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी ट्रांसफरेशन हीट का तो होगा, बट मैटर का ट्रांसफरेशन नहीं होने वाला है। तो ओपन सिस्टम में हीट एज वेल एज मैटर दोनों ट्रांसफर होता है, बट इन द केस ऑफ क्लोज सिस्टम ओनली हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, मैटर ट्रांसफर कभी नहीं होता। अभी इसका मैं और अच्छे से एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नाउ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ना यार, एकदम क्लोज सिस्टम, एकदम परफेक्टली क्लोज सिस्टम, जिसमें से ना तो हीट जाती हो बाहर और ना ही मैटर एक्सचेंज होता हो। यानी थर्मोस का जो फ्लास्क होता है जिसमें हम टी वगैरह कंजर्व करके रखते हैं, तो ये अपना क्या होता है? एक अपना आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें से ना तो कभी भी हीट ट्रांसफर होगी बाहर और ना ही कोई मैटर बाहर ट्रांसफर होगा। ठीक है, यानी चारों तरफ से अपना सिस्टम क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। मतलब इसमें से ना तो हीट और ना ही मैटर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो क्या सीखा हमने? ओपन सिस्टम में हीट एज वेल एज मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं टू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, एंड इन द क्लोज सिस्टम ऑलवेज याद रखना कि हीट ही ओनली ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सिस्टम, एंड इन द केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। ओके चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कोई भी एक हॉट टी ले ली, ठीक है, और उसको आपने कुछ इस तरीके से ओपनली रखा है। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे हॉट टी को रखा है, तो इसमें से देखो वाटर जो है यहाँ पे वेपर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि स्टीम बाहर निकलती है तो वो मैटर हो गया। और ये जो यहाँ पे पूरा वेसल ये अपना गर्म हो जाता है वेसल, तो यानी कि हीट भी ट्रांसफर हो रही है, यानी हीट एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे। तो ये एक हो गया ओपन सिस्टम। नाउ क्लोज सिस्टम क्या है? अगर मैं इस जो यहाँ पे ढकने वाला सामान है इसे मैं ऊपर ढक देता हूँ, तो यहाँ से ओनली एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, बट कभी मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स ये कभी बाहर निकलेंगे क्या? ये कभी नहीं निकलेंगे। तो यानी कि ये क्लोज सिस्टम हो गया। बट व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम? अगर मैं इसी क्लोज सिस्टम को एक चारों तरफ से इंसुलेटर में रख दूं जो किसी भी हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं करवाता है, ठीक है, यानी कि इंसुलेटर क्या होता है? अगर हीट के लिए बात करूं तो इंसुलेटर बैड कंडक्टर फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों के लिए बैड कंडक्टर होते हैं, लाइक प्लास्टिक वगैरह। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? यहां से कभी भी हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब ना तो हीट ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैटर तो क्लोज वाले में ही ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे कैसे मैटर ट्रांसफर होगा? तो यहाँ पे मैटर एज वेल एज हीट दोनों का ट्रांसफरेशन नहीं होता है। तो ये होता है अपना क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में हीट एनर्जी जो होती है इसका ट्रांसफर होता है, बट मैटर का नहीं होता है। एंड ओपन सिस्टम में दोनों का यहाँ पे ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज होता है टू दी सराउंडिंग। तो जो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे हीट है चाहे वो मैटर हो, इन दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर कौन कर रहा है? तो ट्रांसफर यहाँ पे अपना सिस्टम कर रहा है। और कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है? तो अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वही चीज है जो अपने अंदर के मैटर को, अपने अंदर के हीट को, अपने अंदर के वर्क को सराउंडिंग में परफॉर्म करता हो, सराउंडिंग में ट्रांसफर करता हो, या फिर सराउंडिंग से हीट गेन करता हो, सराउंडिंग से अपने ऊपर वर्क करवाता हो, और सराउंडिंग से कोई भी चीज को गेन करता हो, एनर्जी वगैरह को ये अपने अंदर क्या करता हो? कलेक्ट करता हो, तो वो सिस्टम कहलाता है। यानी सिस्टम कैन ट्रांसफर और कैन गेन एनर्जी फ्रॉम और टू दी सराउंडिंग। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। यानी कि सिस्टम या तो गेन कर सकता है एनर्जी को, या तो सिस्टम लॉस कर सकता है एनर्जी को इन और फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चिंदी सी दो प्रॉपर्टियां यहाँ पे। सब कुछ आसान है यार, सब चीजें चिंदी है, सभी चीजें आसानी है, तो यहाँ पे समझना। फर्स्ट वन हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और सेकंड वन हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान है, अभी आपको यूं समझ जाएगा, बहुत ही एकदम आसान सा है। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं,
ओके तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब मान लो अगर ये अपना कोई भी सिस्टम है तो ये सिस्टम के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, ये मॉलिक्यूल्स कितने अमाउंट में है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता हो जो प्रॉपर्टियां, तो वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, अगर यहाँ के साइज जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा रहे तो सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बट अगर यहाँ का जो सिस्टम है यहाँ के मॉलिक्यूल बहुत कम रहे तो वॉल्यूम बहुत कम होगा, यानी कि वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी क्या होती है मैंने वैसे भी आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में बताया है, बट वैसे भी यहाँ भी बताऊंगा आगे के लेक्चर में, आगे के पार्ट्स में, डोंट वरी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि जितने, मान लो देखो यहाँ पे होता क्या है ना एग्जैक्टली, जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटरनली, सिस्टम के इंटरनली जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन सब की कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के टोटल एनर्जी का जो एडिशन है वही होता है इंटरनल एनर्जी। तो अब अगर मान लो किसी सिस्टम में ओनली 100 मॉलिक्यूल्स है और किसी सिस्टम में 1 लाख मॉलिक्यूल है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख वाले मॉलिक्यूल में। यानी कि इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड होती है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ऐसे ही मास भी, ऐसे ही हीट कैपेसिटी, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स, तो ये सभी के सभी डिपेंडेंट होते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम में, यानी दे आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कि कितना इनके अंदर मैटर है उससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर, तो अगर सपोज आपके सामने एक कंटेनर है और उसके अंदर कितने भी अमाउंट ऑफ यहाँ पे कोई भी चीजें रहे, अगर आप कोई भी इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो सब में अप्लाई होगा। यानी अगर सपोज आप लोग 10 पास्कल का अगर कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हो तो अंदर के साइजेस में कोई मतलब यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, सभी मॉलिक्यूल में नॉर्मली 10 पास्कल का यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा सभी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, चाहे आप 10 पास्कल करो, चाहे इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हो, चाहे 4 मॉलिक्यूल हो, चाहे 50 मॉलिक्यूल हो, अगर आप 10 पास्कल का प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो उतना प्रेशर सभी में अप्लाई होने वाला है। ऐसे ही अगर टेम्परेचर है, अगर आप सपोज 300 केल्विन का टेम्परेचर अगर देते हो तो सभी में 300 केल्विन का टेम्परेचर ही पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में लगने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, कि जो भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी या फिर टेंशन, सभी का यहाँ पे सेम कंडीशन है। ठीक है, तो सभी चीजें ये डिपेंडेंट नहीं होती हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है,